नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले एक नया सब्जेक्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं HAP। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन इसमें मिलेगा सबसे पहले। और HAP सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेमेस्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ पहले डेफिनेशन दी हुई है एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की, जिसमें ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट में चैम्बर होते हैं, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, उसकी लेयर होती है, कंडक्शन सिस्टम का पार्ट होते हैं, जैसे SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हेस, पुरकिंजे फाइबर्स। जैसे किडनी में आए तो किडनी में हमें मिलेगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट हो गए बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब जो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी जो होती है, वो होती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फंक्शनल स्टडी होती है, यानी ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। ये भी ब्रांच होती है साइंस की या बायोलॉजी की, यानी हमें फंक्शंस और मैकेनिज्म पर ध्यान देना होता है फिजियोलॉजी में। जैसे कंडक्शन सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होगा और कैसे जनरेट होगा, वो होता है फिजियोलॉजी। और किडनी में आए तो ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ये सब, रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वाटर का, न्यूट्रिशन का, ये सब मैकेनिज्म या फंक्शंस फिजियोलॉजी में आते हैं। इसमें ब्रांच होती है, एनाटॉमी में ब्रांच हो गए, जैसे कि एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में हम एम्ब्रायो की स्टडी करते हैं, एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ब्लास्टुला हो गया, उसमें से ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इमर्ज कैसे हो रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ये भी एक ब्रांच है एनाटॉमी की, जिसमें स्ट्रक्चर जो इमर्ज हो रहे हैं उसकी स्टडी की जाती है। जैसे फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज हो चुका है एग, अब उसमें से इम्प्लांटेशन होगी, अब वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में, इम्प्लांट होने के बाद 8 ब्लास्टुला बनेगा, उसके स्ट्रक्चर, उसमें से ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंटल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चरली डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्ट्रक्चरली स्टडी करते हैं, जैसे टिश्यू हो गया, सेल्स हो गई, इन सब की, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है ना, तो इनकी जो स्टडी होती है वो होता है हिस्टोलॉजी। सरफेस एनाटॉमी में हम सरफेस, जो बॉडी का सरफेस होता है उसके एनाटॉमिकल लैंडमार्क की स्टडी करते हैं। जैसे हेड हो गया, चेस्ट हो गया, इनकी स्टडी की जाती है सरफेस एनाटॉमी में। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हमें ऑर्गन्स की स्टडी करनी है, तो हम डायरेक्ट ऑपरेशन करके तो नहीं कर सकते, हमें एक्सरे गिरा के करनी होगी। वैसे एक्सरे गिरा के ही ऑर्गन्स की फ़ोटो ली जाती है, उसमें फिर स्ट्रक्चरली स्टडी की जाती है। तो ये रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होगी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में कोई पैथोजेंस आया, एंटीजन आया, उसके कारण स्ट्रक्चरल में क्या चेंजेस आए, बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, उसकी स्टडी हम करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। ये डिजीज़ की कंडीशन में होता है, डिजीज़, डिसऑर्डर्स, इन सब की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी यानी लार्ज स्केल पर जो भी ऑर्गन्स होंगे, यानी बड़े बड़े जो ऑर्गन्स होंगे उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब की जो बड़े बड़े ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है स्ट्रक्चरली, उसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो भी होगा उसकी स्टडी करते हैं। जैसे सेल, टिश्यू, जो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी, वो एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हुई। अब ब्रांच आती है फिजियोलॉजी की, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, यानी नर्व सेल्स की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है। नेफ्रोफिजियोलॉजी भी होती है, इसमें नेफ्रॉन की स्टडी करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी यानी हॉर्मोन्स की स्टडी की जाएगी कि हॉर्मोन्स कैसे फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जो कि ब्लड को या फिर ऑर्गन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, बॉडी इसको कैसे कंट्रोल कर रही है या कैसे रिलीज हो रहा है,
जैसे हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजता है। और ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको भेजता है? ये भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है, तो वो ग्लैंड्स पर जाकर एक्ट करता है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर आके एक्ट करेगा और हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा। ये हो गई एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इसमें हार्ट के ब्लड वेसल्स के फंक्शंस की स्टडी की जाती है कि कैसे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स कैसे ब्लड को ले जा रहा है, इसमें बीपी कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब स्टडी की जाती है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में स्टडी की जाती है इम्यून सिस्टम के डिफेंस मैकेनिज्म कि ये एंटीजन से, फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन माइक्रोब से किस तरह से लड़ रहा है, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है इम्यूनोलॉजी में। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन सिस्टम की होती है, यानी एयर पैसेजवे कैसा है, कैसे डायलेट हो रहा है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लंग्स या फिर एयरवेज, ये सब होते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में की स्टडी की जाती है। रीनल फिजियोलॉजी या नेफ्रोफिजियोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसमें किडनी की फंक्शंस को स्टडी की जाती है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज को स्टडी की जाती है किडनी की, कैसे ब्लड फिल्टर कर रहा है। नेफ्रॉन्स में पीसीटी में कैसे न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर, एक्सेसिव वाटर कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, उन सब की स्टडी करते हैं। और बॉमन्स कैप्सूल में कैसे वो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये सब की स्टडी करते हैं। और लूप ऑफ हेनले में कैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ये कैसे होता है, ये सब की स्टडी की जाती है, फंक्शंस की या मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है रीनल फिजियोलॉजी में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑर्गन्स में, सेल्स में फंक्शनली क्या चेंजेस आते हैं और उससे मस्कुलर एक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरली या फंक्शनली कैसे चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरली नहीं, फंक्शनली क्या चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। उसमें जो स्टडी की जाती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में की जाती है ये सब स्टडी। और पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी में डिजीज के कारण, एजिंग के कारण किसी ऑर्गन्स में फंक्शनली क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी पैथोजेंस ने किसी ऑर्गन्स पे आकर अफेक्ट कर दिया है, अटैक कर दिया है, तो उस पर फंक्शनली क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मान लो लिवर पे किसी माइक्रोब्स ने आकर अटैक कर दिया और लिवर सिरोसिस हो गया, तो उसका फंक्शनल कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो वो पैथोफिजियोलॉजी में देखा जाएगा। इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, वो सब की स्टडी की जाती है इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी में। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक साथ क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होता है, तो इस कारण इनकी स्टडी की जाती है। जैसे स्कल के जो बोन होते हैं, जैसे पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया, ये सब आपस में एक साथ टाइटली जॉइंट करते हैं, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है या प्रोटेक्शन बनता है। और प्रोटेक्शन मिलता है किसको? अंदर प्रेजेंट ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। अब जैसे फिंगर हो गया, फिंगर में जो बोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में जो जॉइन होता है, या मेटाकार्पल्स कार्पल्स से जब जॉइन होती है तो वो लूजली जॉइन होती है, जिससे हमें फिंगर्स में बहुत सारे टाइप्स के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को एक साथ स्टडी करनी होती है, क्योंकि आपस में एक साथ कोरिलेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल होते हैं। तो सबसे पहला आता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में अगर केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? एटम। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स के जॉइन करने से बनता है। मॉलिक्यूल्स
दो या दो से ज़्यादा एटम्स के जॉइन करने से बनता है मॉलिक्यूल्स। एटम्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये सब एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, या यूँ कह लो ये सभी लाइफ को परफॉर्म करने में, लाइफ को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज को भी या ग्लूकोज में भी कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। डीएनए में डीएनए यानी न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर होता है उसमें, और पेंटोस शुगर होती है। ये सब में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब पाए जाते हैं, ये सब पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस पेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फोरस भी होता है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन में भी पाया जाता है, ये सभी मॉलिक्यूल्स लिपिड में भी पाया जाता है। प्रोटीन की स्मॉल यूनिट देखोगे अमाइनो एसिड, जैसे टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, तो इन सब में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाएगा। लिपिड्स में भी होता है, लिपिड्स में भी कार्बन वगैरह ये सब एलिमेंट पाए जाते हैं। अब केमिकल लेवल से थोड़ा और ऊपर उठे तो हमें मिलेगा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े, ग्लूकोज, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमें मिलेगा सेल्स। सेल्स ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब सेलुलर लेवल से और ऊपर उठे तो हमें मिलेगा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में सेलुलर लेवल में ग्लूकोज, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड वगैरह कहाँ पाए जाते हैं? जो सेल्स की लेयर होती है या सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो लिपिड उसमें भी आ रहा है। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस भी है, यानी स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एटम फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। उसमें प्रोटीन्स के कुछ कैरियर प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोटीन हो गया। डीएनए यानी कि अब हम न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखें तो न्यूक्लियस में भी हमें डीएनए मिलेगा। डीएनए यानी कि बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ये सब डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब से मिलकर डीएनए बनता है। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये सब हमें मिलेगा किसमें? न्यूक्लियस में, सेल्स के न्यूक्लियस में। ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए यूज करता है कौन? सेल। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं। अब ऊपर उठे, एक और लेवल आगे बढ़े तो टिश्यू लेवल हमें मिलेगा। टिश्यू लेवल में सेम स्ट्रक्चर वाले, सेम फंक्शनल वाले जो सेल होते हैं वो आपस में ग्रुपिंग कर लें तो वो टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, तब वो होगा टिश्यू लेवल। एक बार फिर से समझो, सेल है बहुत सारे, वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर फंक्शन है, वो आपस में ग्रुपिंग कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को डेवलप कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो होगा टिश्यू लेवल। ये होगा टिश्यू लेवल। 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम। अब टिश्यू लेवल से थोड़ा और ऊपर उठे तो मिलेगा ऑर्गन्स लेवल। ऑर्गन्स लेवल्स में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज ऑर्गन्स को बनाते हैं जिसका स्पेसिफिक फंक्शंस होता है और रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर शेप के लिए। जैसे स्किन, स्किन में बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से फिर स्किन ऑर्गन बन जाएगा। स्टमक में भी होता है, ऐसे ही हार्ट में भी होता है, लीवर, लंग्स, ब्रेन, ये सब नर्वस सेल्स होते हैं। नर्वस सेल से टिश्यू, फिर उनसे ब्रेन यानी ऑर्गन बन रहा है। तो ये ऑर्गन लेवल हो गया। अब ऑर्गन लेवल से थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गन्स यानी रिलेटेड ऑर्गन्स विथ ए कॉमन फंक्शन, यानी कॉमन फंक्शन वाले ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट होंगे, यानी एक साथ मिलेंगे या एक साथ परफॉर्म करेंगे फंक्शन, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, जैसे कि हो गया हमारा बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का परफॉर्म
करना होता है फंक्शंस कि ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करें, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करें, स्मॉल यूनिट में ले जाएं और एब्जॉर्ब करें, ये इनका फंक्शन होता है। और एक साथ परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। जैसे स्टमक अलग ऑर्गन है और इंटेस्टाइन अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, ये सब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन और इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल से और ऊपर जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म लेवल हमें मिलेगा। इसमें बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली बॉडी बन जाती है। ऑल द सिस्टम ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल फंक्शनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिजम्स। बॉडी के इसमें कंप्लीटली बॉडी बन जाती है। इसमें ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में फंक्शन करेंगे, एक साथ कंस्टिट्यूट होंगे, एक साथ इंटीग्रेटेड होंगे और फंक्शन प्रोवाइड करेंगे और एक बॉडी कंस्टिट्यूट कर देंगे, ऑर्गेनिज्म लेवल बना देंगे। तो जैसे एग्जांपल में ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब सिस्टम आपस में वर्क कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड होकर ऑर्गेनिज्म लेवल बना रहे हैं। सबसे पहले केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल। अब हम डायग्नोस्टिक टेक्निक कैसे कर सकते हैं, ये ऐसी टॉपिक है थोड़ा नॉलेज के लिए। नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये। इसमें इंस्पेक्शन करते हैं, यानी एग्जामिन करते हैं बॉडी को कि उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नॉर्मल बॉडी यानी डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रही थी उससे डेविएट होकर क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में, उसको हम एग्जामिन करते हैं। इसमें मेथड आता है परक्यूशन। परक्यूशन में क्या होता है, बॉडी के सरफेस पर टैप करते हैं फिंगर के टिप से, इससे हम एको सुनते हैं, एको को लिसन करते हैं। तो ये इंस्पेक्शन का एक मेथड है। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम फील करते हैं किसको, बॉडी के सरफेस को विथ हैंड से बॉडी के सरफेस को फील करते हैं और एग्जामिन करते हैं। जैसे कि जब कोई बॉडी का ऑर्गन एनलार्ज कर जाता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है फील करने से, तो वो पाल्पेशन हुआ। जैसे कि मलेरिया में बहुत सारे सेल्स की डेथ होने लगती है और सेल्स की डेथ के कारण सेल का जो ग्रेवयार्ड होता है, कौन सा सेल का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, स्प्लीन। तो जो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ जाता है और जब उस पर हम फिंगरिंग थोड़ा दबा के देखते हैं, स्टमक के नीचे होता है ना, स्टमक के जस्ट नीचे होता है स्प्लीन, उसके अगर हम दबा के देखेंगे तो हमें मिलेगा कि स्प्लीन का साइज बढ़ चुका है, तो वो होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन के बाद आता है एस्कुलेशन। एस्कुलेशन में बॉडी के साउंड को सुनते हैं हम, बॉडी के साउंड को सुनते हैं और फंक्शन का पता लगाते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप से हम हार्ट को सुनते हैं, उसके फंक्शंस का पता लगाते हैं। लंग्स का होता है, लंग्स में भी क्या होता है, जैसे एक एम्फिज्मा डिजीज़ है, एम्फिज्मा हो गया, अस्थमा हो गया। इसमें क्या हो जाता है, अस्थमा में तो जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एयरवे बहुत पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो उसमें से जब पर्सन सांस लेता है, ब्रीथ करता है, तो उसमें से विजिंग साउंड आती है और विजिंग साउंड को हम डिटेक्ट करके पता लगाते हैं कि ये बहुत ही अस्थमिक पेशेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।